The third financial asset is account receivable, not just account receivable, also note receivable. So commonly the third financial asset is receivables. We have two kind of major receivables, account receivables and note receivables. सबसे पहले हमें पता है रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो भी हमारी पेमेंट से ड्यू होती हैं एट द कस्टमर एंड एंड हमें वो रिसीव करनी होती हैं, दैट इज रिसीवेबल. दो तरह के रिसीवेबल्स हैं कॉमनली, अकाउंट एंड नोट्स. द डिफरेंस इज के मैंने जैसे क्लास में भी आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो नोट रिसीवेबल है इसमें एक प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व होता है, इट्स इन रिटन फॉर्म, जबकि अकाउंट रिसीवेबल में देयर इज नो प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व. एंड यूजुअली जो हमारे नोट रिसीवेबल्स होते हैं दे आर इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं, जबकि अकाउंट रिसीवेबल्स पे इंटरेस्ट नहीं होता है यूजुअली. सो इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर हमें कस्टमर से रिसीव करना है कोई भी अमाउंट, तो उस पर कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही होती है. यानी कस्टमर जो भी आपकी एक्चुअल पेमेंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी आपको पे कर रहा होता है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉट रिसीवेबल, नॉट एन अकाउंट रिसीवेबल. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अकाउंट रिसीवेबल. हमने जैसे पहले भी देखा था कि जो अकाउंट रिसीवेबल होता है हम इसकी करंट वैल्यू किस तरह से मेजर करते हैं, वी मेजर इट थ्रू नेट रियलाइजेबल वैल्यू. Now, what is net realizable value? जैसे for example, there's a customer and the customer has to pay rupees 10,000 to the company, but the company knows that company won't be able to recover the entire rupees 1,000. The company will be able to recover only rupees 800 out of 1,000. So this 800 amount is the net realizable value, and that 200 is an uncollectible receivable. सो 800 हम कहते हैं कि वी विल बी एबल टू कलेक्ट, और जो 200 रह जाएगा हम कहते हैं कि वी वोंट बी एबल टू कलेक्ट. So that 200 is actually the receivable which will remain uncollectible. An uncollectible receivable is commonly known as bad debt. And this uncollectible receivable is actually an expense for a company, commonly known as bad debt expense. वो रिसीवेबल जो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे. सो जब भी हम अपनी बुक्स में रिसीवेबल्स को रिपोर्ट करते हैं हम हमेशा करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे. रिसीवेबल्स को हमेशा हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिपोर्ट करते हैं. वो हम देखेंगे आगे जाके किस तरह से हम इसको रिपोर्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूएशन के दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड एंड सेकंड इज अलाउंस मेथड. First, we are going to discuss the direct write-off method since it's a simple method and actually practice भी नहीं होता है. So we are going to first discuss the direct write-off method. अच्छा, direct write-off method के अंदर होता क्या है कि जब आप डिटरमिन करते हैं that this receivable will remain uncollectible, then at that time you record it as a bad debt expense. जब आपको पता चल जाता है कि ये रिसीवेबल अब मुझे नहीं मिल पाएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू रिकॉर्ड इट एज बैड डेट एक्सपेंस. उससे पहले आप कोई बैड डेट एक्सपेंस को शो नहीं करते. आप ये नहीं बोलते कि ओके मेरा बैड डेट इतना होगा इतना नहीं होगा. सो डायरेक्ट राइट ऑफ का डायरेक्ट वर्ड का मतलब ही ये है, डायरेक्ट राइट ऑफ. राइट ऑफ मतलब रिमूव कर देना किसी चीज को, एंड डायरेक्ट का मतलब ये है कि एट द पॉइंट जब आपको पता चलता है, आप रियलाइज करते हैं कि ओके नाउ यू वोंट बी एबल टू रिसीव दिस रिसीवेबल, सो यू जस्ट डायरेक्टली राइट इट ऑफ फ्रॉम योर बुक्स. आप अपनी बुक से इसको रिमूव कर देते हैं. यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको एज एन एक्सपेंस अपने पास चार्ज कर देते हैं. व्हाई आर वी चार्जिंग इट एज एन एक्सपेंस? बिकॉज इट्स अ लॉस फॉर अ कंपनी. लॉस क्या है कि ये वो रिसीवेबल है जो कंपनी रिकवर नहीं कर पाएगी, और जो रिकवर नहीं कर पाएगी वो एक्चुअली उसका लॉस है. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, लॉस इज ऑलवेज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी. सो यहाँ पे हम कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते. अटेम्प्ट किस चीज का नहीं कर रहे होते? हम यहाँ पे कोई भी इसकी वैल्यू रियलाइज करने के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते कि ओके अगर मेरा 1000 था तो उसमें से 800 है जो मैं रिकवर कर पाऊंगा और 200 है मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा. हमने इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं किया डायरेक्ट राइट ऑफ में. हमने डायरेक्ट राइट ऑफ में किया क्या है, जब हमें पता चला कि हमें नहीं मिल सकता उसी टाइम पे हमने इसको रिमूव कर दिया. उससे पहले हमने इस पे कोई काम नहीं किया. अब जैसे हम ये 1000 की एग्जांपल दे रहे थे कि रुपीज 1000 आपको कस्टमर से कलेक्ट करना था. फॉर एग्जाम्पल you sold a product on January 1st on credit for rupees 1000. The customer will make a payment within 30 days.
अब यहाँ पे सिंपल आपकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, आपका अकाउंट रिसीवेबल 1000 से डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट बाय 1000। अभी हमने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। उसके बाद होता क्या है कि आप थोड़ा आगे जनवरी 30 आ जाती है। जनवरी 30 पे हम बोलते हैं कि वी आर एबल टू रिकवर ₹800 आउट ऑफ 200 एंड 200 इज नाउ चार्ज एज अ बैड डेट एक्सपेंस। सो आप जनवरी 30 पे उसको एज अ बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ना ही कि आप उससे पहले रिकॉर्ड करेंगे। इस कंडीशन में मेरी एंट्री क्या यहाँ पे बनेगी, अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं, हम यहाँ पे जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जनवरी 31 की हमने बात की, हमने कहा कि हमने सबसे पहले बल्कि जनवरी 1 पे जाते हैं। हमने बोला जनवरी 1 पे आपने एक सेल्स की, सेल्स करके आपने रेवेन्यू अर्न किया, रेवेन्यू अर्न किया आपने 1000 का, और उस सेल्स के अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलनी थी, ये जनवरी 1 था। अब हम आते हैं जनवरी 30 पे। जनवरी 30 पे हम कहते हैं ये जो अकाउंट रिसीवेबल था 1000 का, इसमें से 800 जो था वो आपको कैश की फॉर्म में रिकवर हो चुका है, जबकि जो 200 था वो आपको रिसीव नहीं हुआ है और ना ही अब वो होगा। जो रिसीवेबल आपका अनकलेक्टेबल रह जाता है दैट इज बैड डेट एक्सपेंस। हम डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में जनवरी 30 पे ही उस अनकलेक्टेबल रिसीवेबल को राइट ऑफ करेंगे। और हम राइट ऑफ करेंगे कैसे इसको, हमने कहा कैश मिला 800, एक्चुअल रिसीवेबल कितना था 1000 का। सो सबसे पहले मेरा अकाउंट रिसीवेबल भी हो गया क्रेडिट 1000 से, कैश मैंने 800 का कर लिया। अब मैंने कहा इस दोनों में 200 का डिफरेंस है, और वो 200 का डिफरेंस किस चीज का है, वो 200 का डिफरेंस उस रिसीवेबल का है जो अनकलेक्टेबल रह जाएगा। एंड अनकलेक्टेबल रिसीवेबल इज बैड डेट एक्सपेंस फॉर अ कंपनी। Whenever expense incurs, expense is debited. So यहाँ पे जनवरी 30 पे हम बोलेंगे जी 1000 रिसीवेबल में से 800 मैंने रिकवर कर लिया है कैश की फॉर्म में, और जो 200 था वो अनकलेक्टेबल रह जाएगा। सिंस इट्स अ डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड, सो डायरेक्टली ऑन जनवरी 30 मैं उस 200 के रिसीवेबल को बैड डेट एक्सपेंस के तौर पे सबसे पहले चार्ज करूंगी, और इस 200 को अपनी बुक्स में से क्या कर दूंगी, राइट ऑफ कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, जबकि मुझे रिसीवेबल सिर्फ कितने का रिकवर हुआ, 800 का। सो मुझे तो यहाँ पे 800 लिखना चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पे 1000 नहीं, मुझे 800 लिखना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ पे 1000 क्यों लिखा है, सबसे पहले 1000 में से 800 मुझे रिकवर हो गया है। जो 800 रिकवर हो गया है तो उसमें से 800 का रिसीवेबल हमने क्रेडिट कर दिया। साथ साथ जो 200 का रिसीवेबल था, हम कहते हैं कि अभी हमें रिकवर हो ही नहीं पाएगा। जब हमें रिसीवेबल मिल ही नहीं पाएगा तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी इसको बुक्स में से डिलीट कर रही हूँ। आई एम रिमूविंग इट। रिमूव करने का मतलब क्या है, मैं रिसीवेबल को क्रेडिट कर रही हूँ। ऑब्वियसली व्हेन आई विल क्रेडिट, तभी मैं अपने रिसीवेबल को रिड्यूस कर रही हूँ, रिसीवेबल को रिमूव कर रही हूँ। सो लिहाजा यहाँ पे जो हमने 1000 यहाँ पे क्रेडिट किया था, वो क्रेडिट इसीलिए किया था कि 1000 में से 800 वी हैव रिकवर्ड एंड 200 विल रिमेन uncollectible, so we are removing this receivable from our books. So यहाँ से मैंने 1000 इसीलिए क्रेडिट किया है कि 800 का रिकवर हो गया तो 800 से रिसीवेबल कम हो गया, साथ साथ 200 का रिसीवेबल वो था जो अनकलेक्टेबल है, तो उसको हमने अपनी बुक से हटाना है। बुक से हटाने के लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। सो दिस इज डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। अच्छा, डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड का यूजुअली होता क्या है कि वी डू नॉट प्रैक्टिस इट। द रीजन वी डू नॉट प्रैक्टिस इट, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे एक ही मंथ की एग्जांपल दी है, बट होता क्या है, यूजुअली आपका क्रेडिट पीरियड 30 डेज का नहीं होता, 60 डेज होता है, 90 डेज होता है, 120 डेज होता है। डिपेंड करता है कि हर कंपनी की क्या क्रेडिट पॉलिसी है। अब हमें पता है कि वी हैव अ मैचिंग प्रिंसिपल। इफ यू रिमेंबर, हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल क्या था कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू अर्न करते हैं उसी पीरियड में उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे तो मैंने जनवरी की एग्जांपल दी थी। आप अज्यूम करें कि अगर ये क्रेडिट पीरियड यहाँ पे 30 डेज के बजाय 60 डेज का क्रेडिट पीरियड होता, और हमें यहाँ पे जनवरी 30 के बजाय यहाँ पे फेब 30 पे मालूम चलता कि जी कस्टमर जो है अब वो मुझे कस्टमर 200 पैसा नहीं देगा और ये मेरा एक्सपेंस होगा। तो अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पे जो रेवेन्यू अपना रियलाइज किया था वो जनवरी के मंथ में किया था, जबकि मैं अपना एक्सपेंस कब रियलाइज कर रही हूँ, फरवरी में।
अगर मैं देखूं ये कॉन्ट्राडिक्ट किसको कर रहा है, आपके मैचिंग प्रिंसिपल को। मैचिंग प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू मैं एक मंथ में रिपोर्ट कर रही हूँ और उस रेवेन्यू के अगेंस्ट जो एक्सपेंस है वो मैं अगले महीने में रिपोर्ट कर रही हूँ, जबकि एज पर मैचिंग प्रिंसिपल जिस पीरियड में आप रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं उसी पीरियड में उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस होता है आपको उसी पीरियड में उसको भी रिपोर्ट करना होता है। सो दिस इज द रीजन वी डू नॉट प्रैक्टिस डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। यही रीजन है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट करता है। सो वी डू नॉट प्रैक्टिस डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। नाउ लेट्स डिस्कस द अलाउंस मेथड, जो कि एक्चुअल आपका प्रैक्टिस में होता है। अलाउंस मेथड क्या होता है? अलाउंस मेथड हम कहते हैं कि हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं दैट हाउ मच रिसीवेबल विल रिमेन अनकलेक्टेबल। दिस इज अलाउंस मेथड, कि आप पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि जितने भी आपके रिसीवेबल्स थे उनमें से कितने रिसीवेबल्स हैं जो अनकलेक्टेबल आपके रह जाएंगे। रीजन सबसे बड़ा अलाउंस मेथड का ये होता है कि पहले से एस्टिमेट करने का, कि अगर मैंने सेल्स अपनी जनवरी में की है तो मैं पहले ही मैं एस्टिमेट कर लूंगी कि जनवरी जो मैंने सेल्स की है, यानी जो मैंने क्रेडिट पे सेल्स की है, उस क्रेडिट की सेल्स में से मुझे कितना रिसीवेबल है जो अनकलेक्टेबल रह जाएगा। सबसे बड़ा इसका फायदा ये होता है कि जब आप पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं तो आप जनवरी की जो रेवेन्यू है उस जनवरी के रेवेन्यू के अगेंस्ट आप जनवरी में ही उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंस भी अपना वहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगेन याद रखें हम वर्ड यूज कर रहे हैं एस्टिमेट का, बिकॉज वी आर नेवर श्योर कि हम कितना कलेक्टेबल है, कितना रिसीवेबल है जो हमें अनकलेक्टेबल रह जाएगा। सो वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग इट, हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं। बट वाई आर वी एस्टिमेटिंग? वी आर एस्टिमेटिंग फॉर द सेक ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, कि अगर मैं जनवरी में अपना रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही हूँ तो साथ साथ में अपना एस्टिमेट करके ये बता दूंगी कि जो जनवरी का रेवेन्यू था उसके अगेंस्ट मेरा बैड डेट का एक्सपेंस कितना होगा जनवरी के ही क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट। So this is the reason we usually practice the allowance method. क्योंकि ये हमारा अक्रूअल अकाउंटिंग एंड अक्रूअल अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ये वायलेट नहीं करता, बल्कि उसके साथ ये कंप्लाई करता है। सर सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि हम एस्टिमेट करते हैं। हाउ डू वी एस्टिमेट? वी एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स। फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट मेथड, सेकंड इज बैलेंस शीट मेथड। इनकम स्टेटमेंट मेथड इज सिंपली कि आप अपनी सेल्स की परसेंटेज के बेसिस पे बताते हैं कि जी कितना मेरा परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स है जो कि मेरा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। फॉर एग्जांपल आई से कि वन ऑफ द कंपनी इज फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट मेथड एंड एज पर द प्रीवियस record of credit sales, the company estimates that 2% of credit sales will remain uncollectible. अच्छा, अभी जो कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि 2% ऑफ क्रेडिट सेल्स विल रिमेन अनकलेक्टेबल, ये कैसे एस्टिमेट कर रही है? इट इज एस्टिमेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड, जो उसका पास्ट ट्रैक है उसकी क्रेडिट सेल्स का, कि कितना रिसीवेबल उसने आज तक रिकवर किया है, कितना उसने रिसीवेबल नहीं रिकवर किया है। इसकी बेसिस पे कंपनी एस्टिमेट करती है कि ओके नेक्स्ट पीरियड में भी कितना रिसीवेबल होगा जो मेरा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी क्रेडिट सेल्स यहीं पे होती 50,000 क्रेडिट सेल्स होती, सो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, आपने 2% 50,000 का आप निकालते और आपको मालूम चल जाता, आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि ओके 2% ऑफ 50,000 विल रिमेन अनकलेक्टेबल। दिस इज इनकम स्टेटमेंट मेथड्स एंड इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। सेकेंड मेथड होता है हमारा बैलेंस शीट मेथड। अच्छा, बैलेंस शीट मेथड में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स। और ये जो रिसीवेबल्स भी होते हैं ये किसकी बेसिस पे होते हैं? ये अपनी एज की बेसिस पे होते हैं कि कितना टाइम हो गया गुजर गई है। तो इसको हम कॉमनली ये भी कहते हैं एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स, कि कितना टाइम पीरियड हो गया है या कितनी इस रिसीवेबल की एज हो गई है कि इसकी जो ड्यू डेट थी वो गुजर गई है। सो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जितना रिसीवेबल पुराना होता जाता है, यानी जितने रिसीवेबल की जो ड्यू डेट है वो पुरानी होती जाती है, उतना ही उसका जो रिस्क होता है, जो उसका होता है परसेंटेज होता है अनकलेक्टेबल का, वो उतना ही बढ़ता जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक रिसीवेबल है जिसको अभी 30 डेज हुए हैं रिकवर नहीं हुए हुए, इसकी जो ड्यू डेट थी उसको अभी 30 डेज हुए गुजरे हुए,
और एक आपका रिसीवेबल है जिसको 120 डेज हो गए उसकी ड्यू डेट गुजरे हुए। सो ज्यादा आपके पास किसका परसेंटेज होगा हाई के ये अनकलेक्टेबल रह जाएगा। ज्यादा जो आपका परसेंटेज हाई होगा कि आप रिसीव नहीं कर पाएंगे वो 120 डेज वाले का होगा। क्यों? क्योंकि एक को तो अभी सिर्फ 30 डेज हुए हैं, लेकिन एक को तो 120 डेज हो गए हैं। जब उसको 120 डेज हो गए हैं, आज तक वो 120 डेज में ही रिकवर नहीं हो पाया है, तो वो मजीद आगे वाले दिनों में भी रिकवर नहीं हो पाएगा। सो इट मीन्स जितनी जितनी एक रिसीवेबल की एज होती जाती है, उतना उतना ही उसका रिस्क कलेक्ट ना करने का बढ़ता जाता है, और उतना ही उसका ही परसेंटेज हाई होता है अनकलेक्ट होने का। सो प्लस इसके साथ एक और चीज ये होती है कि हम क्लाइंट टू क्लाइंट भी देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स में हम सिर्फ सेल्स की बेसिस पे देखते हैं, क्रेडिट सेल्स पे आपने परसेंटेज अप्लाई किया, यू विल एस्टिमेट। बट यहाँ पे बैलेंस शीट मेथड में ये होता है कि एक तो एज के साथ साथ हम क्लाइंट टू क्लाइंट भी देख सकते हैं कि ओके अगर एक क्लाइंट है और ये क्लाइंट है जो इसने अभी 30 दिन हो गए हैं कि इसने अभी तक रिसीवेबल पे नहीं किया, और इसी क्लाइंट ने 120 दिन हो गए कि रिसीवेबल पे नहीं किया है, और हमें पता है कि एज पर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दिस क्लाइंट अगर इसको 60 दिन से ऊपर हो जाए तो हमें रिसीवेबल रिकवर नहीं होता है। तो इन तमाम चीजों के बेसिस पे हम क्लाइंट टू क्लाइंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि ओके इस क्लाइंट से हमें कितना बैड डेट एक्सपेंस, हमें कितना लॉस होगा, कितना रिसीवेबल है जो अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हमें अपनी क्लाइंट हिस्ट्री के हिसाब से पता है या हमें ये पता है कि हमें रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हो पाएगा, देन व्हाई आर वी सेलिंग a product or selling anything to that customer on credit basis? Why are we doing this? हम ये करते इसलिए हैं क्योंकि हमें बिजनेस में रहना होता है। सी अगर मैं किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल्स ऑफर नहीं करूंगी, देन माय कंपटीटर विल टेक ओवर, एंड मेरा कंपटीटर जो होगा वो क्रेडिट सेल्स ऑफर करके मेरे क्लाइंट्स को अपना क्लाइंट बना लेगा। मेरी कस्टमर बेस यहाँ पे कम होती रहेगी और मेरे कंपटीटर की यहाँ पे कस्टमर बेस इंक्रीज होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि वो कस्टमर्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल्स कर रहा है। अब कस्टमर तो यही चाहेगा ओके जो मुझे जितना पेमेंट के लिए रिलैक्सेशन देगा मैं उसी से खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स को अपना लूज नहीं करना, अपनी कस्टमर बेस को आपने मेंटेन रखना है। सो दिस इज द रीजन अ कंपनी ऑफर्स क्रेडिट सेल्स। एंड सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में कैश सेल्स से ज्यादा क्रेडिट सेल्स होती है। सो क्रेडिट के बेस पे आपकी ज्यादा सेल्स जनरेट हो रही होती है बनिस्बत कैश के बेसिस पे। एंड इफ यू वांट टू रिमेन इन द बिजनेस देन यू हैव टू ऑफर द क्रेडिट सेल्स। एंड जबकि आपको पता होता है कि कुछ पोर्शन है जो अनकलेक्टेबल रह जाएगा, बट दैट पोर्शन इज लेस देन द सेल्स रेवेन्यू या प्रॉफिट यू आर जनरेटिंग। सो वो जो एक्सपेंस होता है आपका बैड डेट का, वो जो आपका लॉस होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो आपके रेवेन्यू को ऑफसेट कर, आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए। सो यानी आपका रेवेन्यू या आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है बनिस्बत के आपके उस एक्सपेंस के अगेंस्ट। सो दिस इज द रीजन कि एक कंपनी जो होती है वो क्रेडिट सेल्स ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पे अभी अभी एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पोस्ट किया है, आई मीन ये क्यों किया है ताकि हम देखें कि हम किस तरह से बैलेंस शीट मेथड की बेसिस पे अपने रिसीवेबल को हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि कितना है जो हमारा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। परसेंटेज ऑफ सेल्स तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि सिंपली आप परसेंटेज अप्लाई करते हैं ऑन योर क्रेडिट सेल्स और आप बता देते हैं कि कितना अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अच्छा, इसकी जो मजीद वर्किंग है आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं अमाउंट जो कि अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड देखने लगे हैं, बैलेंस शीट मेथड। और मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ एन एज ऑफ रिसीवेबल आप एस्टिमेट करते हैं कि कितना परसेंट है जो इसमें से मेरा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये कंपनी है और इनके हिसाब से अभी इनका एक करंट यहाँ पे ये है रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है 60,000। और यहाँ पे इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे मजीद बताया हुआ है कि और कितने रिसीवेबल्स हैं जिनका जो ड्यू डेट थी वो गुजर गई है, यानी कितने रिसीवेबल्स हैं जिसकी कितनी एजिंग हो चुकी है अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट रिसीवेबल है जो कि आउटस्टैंडिंग है
देन एक रिसीवेबल है जिसकी डेज पास्ट ड्यू 130 हो चुके हैं, देन एक है 3160, देन नेक्स्ट इज 6190 एंड द नेक्स्ट इज ओवर 90, इसको ओवर 90 डेज हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे इन्होंने मजीद इन्फॉर्मेशन दी है कि इनका जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो करंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग होते हैं उसमें से 2% हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा रिसीवेबल अनकलेक्टेबल रह जाएगा। एंड देन इनकी परसेंटेजेस आगे हम देख सकते हैं। 1 to 30 डेज की 4 है, 31 to 60 की 16 है, 61 to 90 की 40 है एंड देन ओवर 90 की 90% है। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि जितने आपके दिन बढ़ते जाते हैं, जितना आपका रिसीवेबल एज करता जाता है, उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाता है कि आपको रिसीवेबल अनकलेक्टेबल रह जाएगा, यानी ये एक्सपेंस आपका जरूर होगा। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें, जितना रिसीवेबल ज्यादा एज का हो चुका है उसकी परसेंटेज उतनी ही ज्यादा है अनकलेक्टेबल रहने की। अब यहाँ पे आप सिंपली इसको हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे अपना चार्ट बनाते हैं, हम देखते हैं हम किस तरह से इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, करंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, ये हमारे पास आ गए अमाउंट, बल्कि हम इसको इसी पैटर्न पे रखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया करंट, देन 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90 एंड ओवर 90। पूरा हम इसको इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमारे पास ये पैटर्न गिवन है, डेज पास्ट ड्यू। यहाँ पे हम इसका अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना था इसका? 60,000, 40,000, 25,000, 12,000 एंड 2,000। ये यकीनन हमारा किसी कस्टमर का था। नाउ अब हम देखेंगे कि कितना है हमारे पास एस्टिमेटेड रिसीवेबल, जो है एस्टिमेटेड परसेंटेज, जो कि हमारा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। सो यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा? एस्टिमेटेड परसेंटेज अनकलेक्टेबल की। एस्टिमेटेड परसेंटेज अनकलेक्टेबल कितना एस्टिमेट किया गया है? करंट रिसीवेबल का इन्होंने 2% कहा है, सॉरी करंट का 2% है, इसका 4% है, इसका 16% है, इसका 40% है एंड इसका 90% है। सो दिस इज एस्टिमेटेड परसेंटेज अनकलेक्टेबल जो रह जाएगा। अब अगर हम देखें कि 60,000 में से कितना है जो हमारा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अनकलेक्टेबल रह जाएगा, हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स फाइंड इट आउट। Here we can see the amounts that will remain uncollectible. So ये वो अमाउंट है जो हमारे पास अनकलेक्टेबल रह जाएगा। Since we are estimating, और किस मेथड के अंडर हम एस्टिमेट कर रहे हैं? अलाउंस मेथड के अंडर हम एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट मेथड कि ये रिसीवेबल है जो हमारा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अच्छा, ये जो अमाउंट है जो आपका अनकलेक्टेबल रह जाएगा, इसे हम कहते क्या है? allowance for doubtful account. So this is known as allowance for doubtful account. And इसके अलावा जो हमने पहले देखा था परसेंटेज ऑफ सेल्स की बेसिस पे कि आप 2% जो 50,000 पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो भी यही कहलाता है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। अब हम देखेंगे जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का हम टाइटल यूज कर रहे हैं, ये क्या है और हम इसको किस तरह से अपनी एंट्रीज में इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। वी आर गोइंग टू सी इट, बट ये याद रखें कि ये जो भी आपने अमाउंट्स यहाँ पे एस्टिमेट किए हैं, ये किस चीज के अमाउंट है? वो रिसीवेबल जो आपको अनकलेक्टेबल रह जाएगा। तो सबसे पहला आपका फोकस इस पे होना चाहिए, बनिस्बत के इसके नाम पे आपको इसका पहले इसका बेसिस मालूम होना चाहिए
सो यहाँ पे जितने भी अमाउंट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं 1200, 1600 एंड ऑनवर्ड्स, these all are the estimated amount of receivable that will remain uncollectible under the method of balance sheet. So this is how we estimate कि कितना हमें रिसीवेबल है जो कि अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अब हमने दोनों मेथड्स से देख लिए हैं। अब सिंपली व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक्चुअली अलाउंस मेथड के अंडर अपने सबसे पहले जो हमने एस्टिमेट किया होता है पहले से ही बैड डेट एक्सपेंस, हम किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन उसके बाद हम किस तरह से उसको राइट ऑफ करते हैं, एंड अगर वो हमें रिकवर हो जाता है तो हम किस तरह से उसको रिकवर की हम उसकी एंट्री करते हैं। हम इन दोनों में से किसी भी एक की बेसिस पर एग्जांपल लेंगे एंड हम उस पर काम करेंगे। सबसे पहले we have an example that on the basis of percentage of sales method, a company estimates that 24,000 of its receivable out of 200,000 receivable will remain uncollectible. So on the basis of percentage basis, परसेंटेज बेसिस ऑफ सेल्स, वी एस्टिमेट कि 24,000 का जो रिसीवेबल था वो अनकलेक्टेबल रह जाएगा एक कंपनी का, जो उसकी क्रेडिट सेल्स थी उसमें से 24,000 अनकलेक्टेबल रह जाएगा, एंड जो उस कंपनी का टोटल रिसीवेबल था वो कितना था, 200,000 था। सबसे पहले जब हम कर रहे हैं कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 24,000 विल रिमेन अनकलेक्टेबल, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हम दिसंबर 31 पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जी इसमें से जो हमारा रिसीवेबल है 200,000 में से जो हमारा 24,000 का था क्रेडिट सेल्स, वो हमारी अनकलेक्टेबल रह जाएगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करूँ, दिसंबर 31 पे मैं कह रही हूँ कि 24,000 है जो कि मेरा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। जो अनकलेक्टेबल रह जाता है वो आपका एक्चुअल होता क्या है, बैड डेट एक्सपेंस होता है आपका सबसे पहले। अब since I am estimating it, so what I am actually doing is मैं अपना एक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एस्टिमेट कर रही हूँ, ये एक्सपेंस अभी तक हुआ नहीं है। अब मैं इसको एज एन एक्सपेंस तो 24,000 को रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ये अभी तक मेरा एक्सपेंस एक्चुअली हुआ नहीं है। ये है क्या, आई एम एस्टिमेटिंग इट, एंड दिस एस्टिमेशन इज कॉल्ड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। और ये हम एस्टिमेट करते ही इसलिए है कि अगर हमारी एक पीरियड में हमारी सेल्स हुई है और उस पीरियड के अगेंस्ट अगर मुझे एक्सपेंस भी अपना रिकॉर्ड करना है उसी पीरियड के अंदर, बट सिंस अभी क्रेडिट पीरियड में बहुत ज्यादा डेज हैं और अभी मुझे नहीं पता है कि जी मुझे कितना रिसीवेबल इससे रिकवर होगा, तो मैं पहले से ही एस्टिमेट कर लेती हूँ। क्यों एस्टिमेट करती हूँ? जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, कि अगर मैंने जनवरी में रेवेन्यू रिपोर्ट किया है तो मुझे जनवरी में रेवेन्यू के अगेंस्ट उसका एक्सपेंस भी रिपोर्ट करना है। उसके एक्सपेंस रिपोर्ट करने का मकसद क्या है कि जो जनवरी में मेरी क्रेडिट सेल्स थी उस क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट मेरा कितना बैड डेट एक्सपेंस होगा वो मुझे जनवरी में ही रिपोर्ट करना है। एंड हाउ एम आई गोइंग टू रिपोर्ट इट? आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट बाय एस्टिमेटिंग इट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैड डेट एक्सपेंस को क्या करेंगे, अपना बैड डेट एक्सपेंस आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो आपका बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा बाय 24,000, एंड सिंस यू आर एस्टिमेटिंग इट, यानी वो अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं है। जब वो एक्सपेंस हुआ नहीं है तो अभी आप डायरेक्टली अपने अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ नहीं कर सकते। मैंने एक्सपेंस तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट कर दिया, लेकिन मैं क्रेडिट क्या कर रही हूँ उसके अगेंस्ट? एम आई क्रेडिटिंग अकाउंट रिसीवेबल? नो, आई एम नॉट क्रेडिटिंग अकाउंट रिसीवेबल। वो तो बाद में मैं जाके देखूंगी कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल मुझे मिला है या नहीं मिला, वाकई में रिकवर हुआ नहीं हुआ, वाकई में अनकलेक्टेबल रह गया या कलेक्ट हो गया है, वो आगे की बात है। बट अभी फॉर नाउ क्या है, हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेट क्या कर रहे हैं कि कितना रिसीवेबल है जो कि अनकलेक्टेबल रहेगा। तो एक्सपेंस को मैं डेबिट करूंगी एंड मैं अपने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को क्रेडिट करूंगी बाय 24,000। 24,000 क्यों? क्योंकि इतना ही मैंने एस्टिमेट किया है कि मेरा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। सो अलाउंस मेथड का सबसे पहला स्टेप ही ये होता है दैट यू एस्टिमेट द अमाउंट या परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल व्हिच विल रिमेन अनकलेक्टेड। जैसे हम ये एस्टिमेट करते हैं उस टाइम पे हम अपना बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड साथ साथ हम अपने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट जो कि मेरा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है,
हम उसको क्रेडिट कर देते हैं बाय 24,000। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो मुझे इसको वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने जैसे आपको कहा था कि 200,000 का मेरा रिसीवेबल था और इस 200,000 में से 24,000 है जो कि मैं कह रही हूँ कि जी अनकलेक्टेबल रह जाएगा। अगर अभी तक मैं देखूँ ये बैलेंस शीट पे रिपोर्ट किस तरह से होगा, या कि बैलेंस शीट पे रिपोर्ट इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपका बैलेंस शीट पे आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी दूं, बैलेंस शीट पे आपका अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट होगा 200,000। 200,000 हमारा अकाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट हो गया। इस 200,000 में से मैं कह रही हूँ कि जी मैं एस्टिमेट किया है कि मेरा 24,000 जो है वो मेरा अनकलेक्टेबल रह जाएगा। और अकाउंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। बाय द वे इसके मल्टीपल नेम्स हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट भी होता है, इसको प्रोविजंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या प्रोविजंस फॉर बैड डेट भी कहते हैं। डिफरेंट इसके टाइटल्स हैं एंड हम सारे टाइटल्स वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, और ये किसको हम बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, वो रिसीवेबल जो हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है वो उसके एक्चुअल एसेट अकाउंट से क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अकाउंट रिसीवेबल में से लेस करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। आप कितना लेस कर रहे हैं, 24,000। यहाँ पे आपको अमाउंट कितना मिलेगा, 200 माइनस 24 मेक्स it makes 188,000. So this actually 188,000 is what? It is net realizable value. नेट रिलायजेबल वैल्यू किस चीज की है कि जी हमारा रिसीवेबल एक्चुअली 200,000 था, बट उसमें से मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि 24,000 विल रिमेन अनकलेक्टेबल। सो मैं कितना एक्चुअली रियलाइज कर रही हूँ कि मुझे रिसीवेबल मिलेगा, दैट इज 188,000। This 188,000 is the net realizable value. ये वो रिसीवेबल है जो मैं कलेक्ट कर पाऊंगी। ओके, अब हम आगे जाते हैं। हम कहते हैं कि जी ऑन मार्च 1st, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आ गया है, ऑन मार्च 1st the company observes that 500 of its receivable is now actual uncollectible। जो इसका 500 का रिसीवेबल था वो एक्चुअली इसका अनकलेक्टेबल अब रह गया है। सो यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन किस तरह बनेगी, हम मार्च 1st की बात कर रहे हैं, मार्च 1st कि हम कह रहे हैं जो 500 का इसका रिसीवेबल था वो अब एक्चुअली इसका अनकलेक्टेबल है, वो अब हमें नहीं मिलेगा। सो नाउ दिस इज द टाइम when you have to write off this receivable of 500 from your books। सो अब जब हमें मालूम चल गया है कि एक्चुअल जो मेरा रिसीवेबल था 500 का वो अनकलेक्टेबल है, तो अब मैं उस 500 को अपनी बुक्स में से राइट ऑफ करने लगी हूँ। नाउ दिस इज दी कौन सी स्टेज है, राइटिंग ऑफ की स्टेज है कि आप उस रिसीवेबल 500 को अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब आपको एक्चुअली मालूम चला है कि ये रिसीवेबल वो है जो मुझे अब नहीं मिलेगा। इससे पहले याद रखिएगा हमने सिर्फ एस्टिमेट किया था, नाउ वी आर सेइंग कि एक्चुअली ये हमें नहीं मिलेगा। सो हम इसको सिंपली राइट ऑफ अब किस तरह करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि हम अकाउंट रिसीवेबल को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्यों क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी बुक्स में से इस रिसीवेबल को रिमूव कर रहे हैं। रिसीवेबल को रिमूव किस तरह करेंगे, सिंपली उसको क्रेडिट करके। ओके, अब इसके अगेंस्ट में डेबिट किस चीज को करूंगी, एक चीज एक्सपेंस को तो आई एम नॉट गोइंग टू डेबिट इट। व्हाई, क्योंकि डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड नहीं है। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में आप उसी टाइम पे एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ये अलाउंस मेथड था। अलाउंस मेथड में क्या था कि हमने पहले ही इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके थे। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे दिसंबर 31 यानी पिछला साल है, मार्च 1st यानी अगला साल है। यहाँ पे मैं दिसंबर 31 में जब मैंने अपनी सेल्स की थी, उस सेल्स के अगेंस्ट मैंने बता दिया था कि दिसंबर 31 में ही जो मैंने सेल्स की थी उस सेल्स के अगेंस्ट मुझे कितना बैड डेट एक्सपेंस होगा। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि दिसंबर की बात उस साल की बात उसी साल में रहे, इसलिए मैंने अपना उसी टाइम पे एक्सपेंस को एस्टिमेट करके वहां पे मैंने अपना एक्सपेंस रिपोर्ट कर दिया था।
अब ये अगला साल आ गया है March 1st। अब इस अगले साल में मैं कह रही हूँ कि मेरा 500 का जो रिसीवेबल था अब वो है जो मेरा अनकलेक्टेबल है। अब एक्सपेंस तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक्सपेंस तो मैं पहले ही December 31 पे रिकॉर्ड कर चुकी थी। 2 बार तो मैं एक्सपेंस नहीं करूंगी। मैं डेबिट किस चीज को करूंगी? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को। और ये हम अलाउंस फॉर डाउटफुल जो अकाउंट है ये हमने क्रिएट ही इसलिए किया था कि आगे जाके हमारा जितना रिसीवेबल अनकलेक्टेबल रहता जाएगा या जो कलेक्टेबल होगा तमाम एडजस्टमेंट्स आपकी इसी अकाउंट में हो रही होंगी। सो जब भी आप याद रखें यू आर राइटिंग ऑफ एनी रिसीवेबल अंडर अलाउंस मेथड, सबसे पहले आपका रिसीवेबल राइट ऑफ हो गया यानी आपका रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। दूसरी जगह आप एक्सपेंस उसके अगेंस्ट पहले ही रिकॉर्ड कर चुके होते हैं तो एक्सपेंस को हम डबल बार तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम किस चीज को डेबिट करेंगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को। क्यों? क्योंकि हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का पहले ही अकाउंट क्रिएट ही इसलिए किया था कि आगे जाके जो भी हमारा एक्चुअल अनकलेक्टेबल रहता जाएगा उसको हम इसी अकाउंट के अंदर एडजस्ट करते जाएंगे। और ये हमने क्यों अकाउंट बनाया था? इसलिए क्योंकि जिस साल का रेवेन्यू था उसी साल के अगेंस्ट एक्सपेंस उसी साल में रह जाए और अगर आगे जाके उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको बैलेंस किसमें करेंगे? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में हम उसको बैलेंस कर रहे होंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि March 1 को अगर हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है कि जी 500 का रिसीवेबल था जो अनकलेक्टेबल है। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगी कि मैं पिछले साल की बुक्स ओपन करूंगी और पिछले साल में मैं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूंगी, डेबिट करूंगी, क्रेडिट करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट क्योंकि वो पिछले साल की रिपोर्ट्स मेरी पब्लिश भी हो चुकी है। सो नए साल में अगर मेरे पास रिसीवेबल में कोई भी चेंजेस आ रही हैं जो कि पुराने साल से ड्यू था तो उसमें हम किस चीज में एडजस्ट कर रहे हैं? अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के अंदर हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं देखूं अगेन अगर मैं यहाँ पे इसी रिसीवेबल को लेके अगर मैं बैलेंस शीट इसकी देख रही हूँ सो अगर हम वापस से देखें कि हमारा कितना इसमें नेट रियलाइजेबल जो वैल्यू है उसमें हमारे क्या सेम रहती है या वो वैल्यू चेंज होती है, क्या होता है हमारा? लेट्स सी। ओके, सबसे पहले सॉरी यहाँ पे इट्स नॉट 188, इट वुड बी 176,000। रियली सॉरी, 176,000। ठीक है, अच्छा ओके। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमें पता चला है हमने एक रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया है, उस रिसीवेबल को राइट ऑफ करने के बाद हमारी बैलेंस शीट पे जो हमारी बुक्स थी जो रिसीवेबल था उस पे हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे हमारे क्या इफेक्ट आई है। एक चीज याद रखिएगा कि राइट ऑफ करने से पहले एंड राइट ऑफ करने के बाद भी योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होगी? हम देखते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे किसी भी रिसीवेबल का रिकवर होने का हमने अभी तक नहीं बोला है। हमने सिर्फ ये बोला है कि 500 का रिसीवेबल है जो कि हमें अब फाइनल हो गया है कि यस ये रिसीव नहीं होगा, सो वी आर गोइंग टू राइट इट ऑफ। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन अपनी बैलेंस शीट देखूं, मैं देखती हूँ कि मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 176,000 आ रही नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टी अकाउंट के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहले यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरा अकाउंट रिसीवेबल था 200,000। अगर मैं इसका यहाँ पे टी अकाउंट बनाऊं अकाउंट रिसीवेबल का, since it's an asset and asset is always डेबिट साइड पे होता है, सो ये 200,000 डेबिट साइड पे आ जाता। इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है बाय 500, सो मेरा अकाउंट बैलेंस कितना आ जाता है यहाँ पे? 200,000 minus 500, 199,500. Now I will make a T account of allowance for doubtful account. So let's make it. I will make it here. This is allowance for doubtful account. So I will just write it allowance for now. First we can see in this entry we had credited the allowance by 24,000. So यहाँ पे 24,000 आ गया. Now in the next entry we have debited allowance by 500. यहाँ पे 500 हमारे पास आ गया. So the balance would be 23,500. अब अगेन अगर मैं अपने यहाँ पे बैलेंस शीट वाले पोर्शन में जाऊँ और मैं अगेन वैल्यूज पुट करूँ, सो मैं देखूंगी अकाउंट रिसीवेबल पहले 200,000 था, इस टी अकाउंट के हिसाब से अब आ गया 199,500। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट पहले 24,000 था, अब कितना आ गया यहाँ पे? 23,500।
एंड अगर अब मैं इसको डिडक्ट करूं तो मैं देखती हूँ मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही. As here we can see the answer is 176,000. So it means before writing off any receivable and after writing off, the net realizable value of account receivable will remain same, 176,000 and 176,000. Now पहले हमने देखा था कि हम राइट ऑफ कर रहे हैं रिसीवेबल को. Now we assume that on July 1 the receivable that had been written off is going to be recovered. So we are recovering this receivable that we had written off from our books on July 1. अब जब भी हम receivable हमें recover होता है, so what we do is first we have to reverse this entry. Why do we have to reverse this entry? We have to reverse this entry क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी books में से account receivable को remove कर दिया है. अब जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं, हम कैश किसके अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं? इस अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं. पर इसको तो आप पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं, इसको अपनी बुक से आप राइट ऑफ कर चुके हैं. लिहाजा जब भी आप रिकवर करते हैं, इस एंट्री को रिवर्स करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिस रिसीवेबल को आप अपनी बुक्स में से रिमूव कर चुके हैं, अब आप उसको वापस अपनी बुक्स में इंक्लूड कर रहे हैं. ऑब्वियसली कैश किसके अगेंस्ट आ रहा है? एक रिसीवेबल के अगेंस्ट आ रहा है. सो पहले उस रिसीवेबल का होना ज़रूरी है. ऐसा तो नहीं हो सकता अगर मेरी एंट्री होती कि मैं कैश ले रही हूँ एंड अकाउंट में अगेन मैं अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पे क्रेडिट कर देती. ये पॉसिबल नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल तो मेरा पहले ही मैं क्रेडिट कर चुकी हूँ, रिमूव कर चुकी हूँ. देन हाउ कैन आई क्रेडिट इट अगेन? आई कैन नॉट डू इट अगेन. सो इसको हमें पता है व्हेनेवर वी रिसीव कैश अगेंस्ट अ रिसीवेबल, एंट्री तो इसकी यही बनेगी. बट यहाँ पे ये एंट्री अभी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आप पहले रिसीवेबल को राइट ऑफ कर चुके हैं. सो लिहाजा एक रिसीवेबल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको सबसे पहले वापस उस रिसीवेबल को अपनी बुक्स में इंक्लूड करना होगा एंड देन आप उसके अगेंस्ट पेमेंट को रिसीव करेंगे. सो लिहाजा यहाँ पे सबसे पहले यू आर गोइंग टू रिवर्स दिस एंट्री, मार्च 1 एंट्री. अब यहाँ पे वी आर सेइंग हम जुलाई 1 पे रिसीव कर रहे हैं. सो सबसे पहले मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगी. अब क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा बाय 500 and allowance for doubtful account will be credited by 500. जैसे ही ये मैंने कर दिया, अब मेरे पास रिसीवेबल अगेन मेरी बुक्स में आ चुका है. अब ये डेबिट हो गया. अब मैं इसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर सकती हूँ बाय क्रेडिटिंग दिस अकाउंट रिसीवेबल. नाउ आई कैन क्रेडिट दिस रिसीवेबल क्योंकि पहले मैंने उसको अपनी बुक्स में इंक्लूड किया. जैसे ही बुक्स में आ गया, शो हो गया कि ओके दिस इज अ रिसीवेबल अगेंस्ट विच वी हैव टू रिसीव पेमेंट. एंड देन व्हेन वी रिसीव पेमेंट तो हमने बता दिया कि दिस वाज द रिसीवेबल अगेंस्ट विच वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड आवर पेमेंट. अच्छा, कभी कभी ये हो सकता है कि जो आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है, समटाइम्स इसमें आपका बैलेंस एक्सेस में रहता है. मे बी वी हैव एस्टिमेटेड इन एक्सेस. हमने अगर एक्सेस में एस्टिमेट कर लिया था, सो आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका क्रेडिट साइड पे रहता है और वो कंटिन्यू रहता है, क्रेडिट साइड पे कंटिन्यू रहता है. एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जितना एस्टिमेट किया होता है अनकलेक्टेबल रिसीवेबल, वो आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया होता है. यानी आपने एक्सेस में एस्टिमेट नहीं किया होता, अंडर एस्टिमेट कर लिया होता है, जबकि आपका एक्चुअल अनकलेक्टेबल ज्यादा होता है. इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है वो हमेशा डेबिट साइड पे रहता है, वो डेबिट साइड पे कंटिन्यू होता रहता है. बट ईयर एंड पे हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, देन वो वापस क्रेडिट पे आ जाता है. सो वी विल सी कि हाउ वी एडजस्ट दिस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इन द एंड. Now we will see how do we adjust these losses or bad debt expense at the end of every month, or you can say at the end of every period. How do we adjust it? For example, अगर हम यहाँ पे assume करें कि अभी हम यहाँ पे जुलाई 1 की जो हमने एंट्री की थी, for now we are going to just assume कि ये जुलाई 1 की एंट्री हमारे पास अभी तक नहीं हुई थी. हम इसको अभी इस सिनेरियो को रिमूव कर देते हैं, जुलाई 1 वाली एंट्री को. ओके, सो अभी तक जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं वो किस चीज़ की हैं हमारे पास? एक ये था जो हमने शुरू में एस्टिमेट किया था December 31 पे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. एंड देन हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया था
मार्च 1 पे हमने कहा था, हमने एस्टिमेट नहीं किया था, हमने मार्च 1 पे कहा था कि 500 का जो हमारा था रिसीवेबल था वो हमें अब रिसीव नहीं हो पाएगा, तो हमने उसको अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया था। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी एज्यूम कर रही है कि 24,000 के बजाय बल्कि 25,000 है जो कि रिसीवेबल उनको रिकवर नहीं हो पाएगा। शुरू से देखिएगा, सबसे पहले हमने सिनेरियो अपना क्या दिया था कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल था 200,000। हमने कहा था इसमें से 24,000 है जो हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। फिर हमने कहा था कि मार्च 1 पे हमें कंफर्म हो गया था कि 500 का जो रिसीवेबल था वो हमें कंफर्म हो गया था कि नहीं मिलेगा, तो हमने उसको राइट ऑफ कर दिया था अपनी बुक्स में से। अब हम ये कह रहे हैं मार्च 5 पे, जस्ट अज्यूम कि मार्च 5 पे आप ये कह रहे हैं कि 24 के बजाय हम कहते हैं कि 25,000 है जो कि हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू एडजस्ट इट, लेट्स सी। अब जब यहाँ पे मार्च 5 पे कंपनी कह रही है कि हमारा 25,000 है जो कि रिकवर नहीं हो पाएगा और टोटल रिसीवेबल, सो हम इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट था उसमें हमारा बैलेंस कितना है। हम देखते हैं कि मार्च 1 की ट्रांजैक्शन के बाद जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है उसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस था 23,500। रिमेंबर, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। और हम मार्च 5 पे कह क्या रहे हैं, मार्च 5 पे हम कह रहे हैं कि 25,000 का जो रिसीवेबल है वो हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। सो यानी हमारा टारगेट कितना है, 25,000 विच विल रिमेन अनकलेक्टेबल। एंड अभी जो मेरा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में बैलेंस है दैट इज 23,500 क्रेडिट बैलेंस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हमारे पास ये 23,500 आया कैसे था। अगर आपको याद हो, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास, बल्कि मैं थोड़ा इसको क्लियर करूं ताकि हम आराम से साफ बोर्ड पे ट्रांजैक्शन समझ सकें। जस्ट अ सेकेंड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिसीवेबल था कितना। हमारे पास जो हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट था कितना, उसका बैलेंस हमारा दिसंबर 31 पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिएगा दिसंबर 31 पे जो उसका बैलेंस था वो 24,000 था। सो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। बैलेंस एट December 31st was how much, 24,000। देन उसके बाद हमने कितना रिसीवेबल राइट ऑफ किया था, मार्च 1 पे हमने 500 का रिसीवेबल राइट ऑफ किया था। अगर आप यहाँ पे देखें अपने टी अकाउंट में, सबसे पहले आपके पास 24,000 क्रेडिट था। एंड रिमेंबर इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, तो उसकी बाय नेचर जो डिफॉल्ट नेचर है वो क्या है, क्रेडिट नेचर है। तो यहाँ पे 24,000 था क्रेडिट, हमने बताया कि बैलेंस कितना था, 24,000 का था। इसमें से 500 मार्च 1 पे हमने डेबिट कर दिया था। क्यों डेबिट किया था, क्योंकि हम 500 का रिसीवेबल राइट ऑफ कर रहे थे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे हमने कितना रिसीवेबल राइट ऑफ किया था। राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कितने का हमने राइट ऑफ किया था, हम यहाँ पे देखें तो 500 का हमने राइट ऑफ किया था। ये लेस हो गया। अब मेरे पास कितना बैलेंस बच गया था, क्रेडिट बैलेंस एट, ये ट्रांजैक्शन कब थी, मार्च 1 पे हुई थी। सो क्रेडिट बैलेंस एट मार्च 1 कितना था इसका, 24,500। 24,000 माइनस 500 गिव्स अस 23,500। सबसे पहले अलाउंस मेरा कितना एस्टिमेट मैंने किया हुआ था 24,000 का, इसमें से 500 का कंफर्म हो गया कि वी वोंट बी एबल टू रिकवर। सो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया था इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, इट वाज 23,500। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमने न्यू अज्यूम किया था कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं मार्च 5 पे कि हमारा 25,000 का एक्चुअल रिसीवेबल है जो कि अनकलेक्टेबल रहेगा।
सो इट मीन्स हम कह रहे हैं कि जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में आपके बैलेंस होना चाहिए इट शुड बी 25,000. व्हाई? बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग दैट 25,000 विल रिमेन अनकलेक्टेबल. सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं. नाउ लेट मी चेंज कलर ताकि आपको वेरिएशन नजर आ सके. जी, जब हम यहाँ पे देखते हैं आपका रिक्वायर्ड अलाउंस है कितना एट March 5. रिक्वायर्ड अलाउंस कितना है? हमने कहा नाउ रिक्वायर्ड अलाउंस इज 25,000 और आपका पहले से क्रेडिट बैलेंस कितना है इस अलाउंस के अकाउंट का? हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना था? ये मैंने लिखा है क्रेडिट बैलेंस प्रायर टू एडजस्टमेंट. प्रायर टू एडजस्टमेंट हमारा कितना क्रेडिट बैलेंस रह गया था जो कि हमें यहां से मालूम चलेगा. इट वॉज 23,500. अब मुझे रिक्वायर्ड कितना होगा? यहाँ पे मुझे मालूम चल जाएगा रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट. रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट किस तरह से मालूम चलेगा? हम 25,000 में से सिंपली 23,500 को माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट टू नो कि हमारा रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट कितना है. दैट इज 1,500. बस हमें मालूम चल गया है कि हमें कितना एडजस्ट करना है अपने अलाउंस अकाउंट में. नाउ वी आर गोइंग टू पास एन एंट्री फॉर मेकिंग एन एडजस्टमेंट. हाउ डू वी पास एन एंट्री? लेट मी सेलेक्ट द ब्लैक कलर अगेन. ये आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? आप March 5 पे आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है. एंड व्हाट यू आर डूइंग इज एक्चुअली यू आर एडजस्टिंग योर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. वाई? क्योंकि पहले हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट था 24,000 हमने एस्टिमेट किया था, जिसमें से 500 हमने राइट ऑफ कर दिया था. देन अगेन हमने एस्टिमेट किया कि टोटल जो हमारा रिसीवेबल अनकलेक्टेबल रहेगा दैट वुड बी 25,000. सो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. हमें पता है कि हमारे 23,500 हमारा पहले जो बैलेंस बच गया था, अब इस बैलेंस को 25,000 करना है. एंड जब हमने डिफरेंस लिया 25 एंड 23,500 का, सो वी गॉट टू नो द required adjusted amount would be 1,500. So how are we going to adjust it? Simply we are going to pass an entry which would be bad debt expense debit 1,500 and allowance for doubtful account credit 1,500. अब इस एंट्री को पास करने के बाद अगर मैं अगेन अपना यहाँ पे टी अकाउंट देखूं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का, रिमेंबर यहाँ पे March 5 पे हमने इसको क्रेडिट कर दिया है 1,500 को. नाउ आई गो बैक टू माय टी अकाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. यहाँ पे अगर हम देखें, मैं वापस इन सब चीजों को रिमूव करूं. जी, अब March 5 को मैंने क्रेडिट किया है 1,500. अब यहाँ पे अगेन अगर अपना बैलेंस आप फाइंड आउट करें तो आपका बैलेंस कितना आएगा? योर बैलेंस वुड बी 25,000 क्रेडिट साइड. दिस इज हाउ वी एडजस्ट आवर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड. जब भी हमें लगे कि हमारा जो एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल था रिसीवेबल, उसको हमें चेंज करना है. So this is how we adjust it. And even अगर आपका, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपके भले एक्सेस में रह जाता है ये अकाउंट या आपका अंडर एस्टिमेट होता है, and this is how we adjust it at the end of every month या at the end of every period. एक्सेस में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट विल रिमेन इन एक्सेस. वो भले क्रेडिट साइड पे हमारा कंटिन्यू होता रहेगा. बट अगर आपका एस्टिमेट आपने कम किया था और आपको वो डेबिट साइड पे बैलेंस है, सो उसको क्रेडिट साइड पे वापस करने के लिए एट द एंड हम इसी तरह से एडजस्टमेंट्स अपनी कर रहे होते हैं.